हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी ज़रूरी है। मैं विवेक यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी में रिजर्वेशन माइग्रेशन विद ट्रांसपेरेंसी की इश्यू पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 8 सालों से, क्योंकि 7 साल का टाइम तो कवर हो चुका है, 2026 आ चुका है और 2019 से सारी चीज़ें चल रही हैं। पिछले 8 सालों से हम एक पिछले 8 सालों से जो यूपीपीएससी में जो चीज़ें चल रही थी उसके विरुद्ध हम 2025 से एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि माइग्रेशन को अलाउ किया जाए यूपीपीएससी के सभी भर्तियों में। यूपीपीएससी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और हम कोर्ट में भी लड़े, सड़क पे भी लड़े और जो भी कर सकते तो वो सब कुछ किया, ज्ञापन भी दिया गया हर एक लेवल, हर एक स्तर पे। तो कुछ लोग बहुत परेशान और पैनिक हो गए थे और कुछ टाइम से मैं अभी 3-4 दिन से, आपने देखा होगा 4-5 दिन से कि मैं वीडियो पे नहीं आ पा रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है कि कुछ काम कर रहे हैं और वो काम बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही टीम, पूरी की पूरी टीम साथ में मिलके काम कर रही है। तो मैं पहले कुछ अपडेट दे देता हूँ, फिर पहले मैं अपने केस के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको अवगत रहे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे क्या करने वाले हैं। इन सब के बारे में अच्छे से बात की जाएगी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये आपकी आगे की दशा तय करेगी कि आप क्या चाहते हो, क्या होगा, क्या करना चाहते हो। ये पूरी के पूरी यूपी के रिजर्व कैटेगरी की इम्पोर्टेंस है। अब बहुत बड़ी लड़ाई है ये, एक बहुत छोटी लड़ाई नहीं है। छोटी लड़ाई होती तो शायद कब का डिसीज़न आ चुका होता, बट ये लड़ाई जैसा हम लोग सोच रहे थे उससे कई गुना बड़ी लड़ाई होती जा रही है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था वीडियो में तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाया था, आज मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बता देता हूँ। 30 तारीख को क्या हुआ था? 30 जनवरी 2026 को हमारा फाइनल जजमेंट आना था। चीज़ें सब कुछ फेवर में थी और बट आ नहीं पाया। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था और वो रिट नंबर थी, रिट नंबर था वो 13,466 और ईयर है 2025। रिट ए। इस रिट के हिसाब से मेरा केस फाइल हुआ था विवेक यादव एंड 4 अदर्स, जिसमें बाकी और भी लोग पिटिशनर्स थे। एक्चुअल में पिटिशनर सिर्फ 5 नहीं है, पिटिशनर 45 है हमारे पास। बट ये था कि पहले 5 पे कोई डिसीजन आ जाए तो अपने आप वो बाकी के लोगों को ऐड कर दिया जाएगा और उन्हीं के बेसिस पे सारी प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगी। तो 5 का काउंटर आता है 19 तारीख को, 19 जनवरी को। 22 तारीख को जज साहब नहीं बैठते हैं। उस दिन कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जो भी हो रीज़न है, कई जज साहब नहीं बैठते हैं उस दिन, तो उस दिन हेयरिंग नहीं हो पाती है। फिर आती है 27 तारीख को और फिर 27 को डेट लगती है, फिर 28 को डेट लगती है। तो जब 28 तारीख को जब डेट लगती है तो 28 तारीख को हेयरिंग होती है। तो 28 तारीख में कुछ आउटपुट अच्छा खासा नज़र आता है जो निकल के आता है, जो आपको बता दिया जाता है कि हमारा रिजॉइंडर सबमिट कर दिया जाता है, जो 19 तारीख को उन्होंने काउंटर दिया था। और 28 को जब रिजॉइंडर सबमिट किया जाता है तो हमारे लॉयर सर कहते हैं कि 29 तारीख को आप हेयरिंग करा लीजिए और 29 को हेयरिंग करा लीजिए, जो भी आएगा देखा जाएगा। बट कुछ कारणों की वजह से जो है 29 जनवरी को ना हेयरिंग होकर 30 जनवरी को होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 जनवरी 2026 को हेयरिंग होती है हमारे केस में। RO 2023 की केस की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस दिन क्या होता है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती हैं और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी रहती हैं, लेकिन उसमें एक कमी होता है जो हमें जस्टिस मनीष माथुर सर बताते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें वैलिड हैं, बस आपने उस मेमोरेंडम को नहीं चैलेंज किया है, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया है। क्योंकि आप जब तक नोटिफिकेशन और मेमोरेंडम को चैलेंज नहीं करेंगे तो तब तक आप इस भर्ती पे कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने हमें एक अच्छा सजेशन दिया, एक अच्छा गाइड किया। तो हमारे लॉयर के जो सद्बुद्धि थी, उस सद्बुद्धि के हिसाब से उन्होंने काम किया। हम लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोग चीज़ों को देख रहे थे। तो उन्होंने विड्रॉल विथ लिबर्टी, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा।
एक होता है सिर्फ विड्रॉल कर लेना। विड्रॉल का मतलब होता है कि आपने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन विड्रॉल विथ लिबर्टी के साथ जब आप केस वापस लेते हो तो आप तैयार होते हो नए केस फाइल करने के लिए, नए फ्रेश केस फाइल करने के लिए। तो हमने विड्रॉल विथ लिबर्टी के साथ केस को विड्रॉल किया हमारे लॉयर साहब ने। और 31 को मैं वहीं पे था और हमने अगले दिन तुरंत प्लान किया और तुरंत हमने नई पिटीशन तैयार की और नई पिटीशन में हमने उस मेमोरेंडम को, उस नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दिया, क्योंकि काउंटर आया हुआ था, रिजवाइंडर लगा हुआ था, तो सारी चीज़ें थी। चूँकि 31 को हमने चैलेंज किया, जो सैटरडे का दिन था, हमने 31 को हमने रिट विट फाइल की 5 पिटिशनर के इस नाम से, जिसमें मैं ही लीडिंग पिटिशनर था। उसके बाद जो है 1 तारीख को संडे पड़ता है और 2 तारीख को RO का मेंस था, 2 और 3 तारीख को। और 1 फरवरी 2026 को हमारे लॉयर साहब जो हैं वो अर्जेंसी हेयरिंग का एप्लीकेशन लगा के इस रिट के लिए अप्लाई करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हाई कोर्ट के इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सर संडे के दिन प्लीज़ इसको एक बेंच गठित करिए ताकि इन बच्चों के साथ न्याय हो सके और RO मेंस एग्ज़ाम पे स्टे लग सके। क्योंकि ये तो क्लियर था, क्योंकि जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं और OBC EWS की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा गई है, तो ये एक्सेप्ट हो चुका था। तो इस वजह से इस अर्जेंसी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश हमें एक कोर्ट अलाउ करते हैं, जो कोर्ट नंबर 17 अलाउ होती है, और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के अंडर में हमारी सुनवाई संडे के दिन स्पेशली एक बेंच बैठाई जाती है लखनऊ हाई कोर्ट में। और वो बेंच ओपन होती है जहाँ पे हमारी तरफ से हमारे लॉयर के पाल सर और उनके साथ एक सीनियर लॉयर संतोष यादव वारसी सर, ये लोग जाते हैं और आयोग की तरफ से जो लॉयर हैं प्लस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से भी या जो भी उनके लोग हैं उधर से भी लोग लॉयर आते हैं। तो एक अच्छी खासी बहस होती है, 45 मिनट तक बहस होती है उस दिन, और सारे पॉइंट क्लियर हैं, सारे पॉइंट जस्टिफाई हैं, सारी चीज़ें सही थी। लेकिन चूँकि पिटिशनर 1, 2, 3 और पिटिशनर 5 इन लोगों ने ना कोई एज रिलैक्सेशन लिया था, ना कोई बेनिफिट लिया था, ना कोई फीस रिलैक्सेशन लिया था, कोई बेनिफिट नहीं लिया था। उसमें एक पिटिशनर 4 नंबर के थे जो विनोद वर्मा सर थे, उनकी एज ज़्यादा थी, उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया था। तो उसके बेसिस पे जो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी सर हैं वो अपना जो डिसीज़न देते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़न है सारे डिसीज़न हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जस्टिस मनीष माथुर सर ने दिया हो, चाहे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी सर ने दिया है। न्यायालय का जो आदेश है वो हमारे लिए परम आदेश है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सुप्रीम आदेश है। तो उस दिन जो डिसीज़न आता है उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग जो ये कहा जाता है उसका मैं रिट नंबर बता देता हूँ। जो रिट नंबर है, रिट ए नंबर 1182 और ईयर है 226, विवेक यादव एंड 4 अदर्स। 1 तारीख को सुनवाई होती है और इसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है एज का रिलैक्सेशन लिया है, इस वजह से यहाँ पे रिलैक्सेशन का मैटर पड़ता है, तो हम आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो इंटरिम रिलीफ ना मिल पाने की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात हो जाती है, लेकिन हमारे केस को ना डिसमिस किया जाता है और ना ही मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हम ना केस हारे हैं और ना ही केस हम जीते हैं। हमारा केस प्रक्रिया में है, प्रक्रिया अधीन है। और बाकी के चारों पिटिशनर जो हैं अंडर 35 ईयर्स के हैं और बहुत मतलब कोई 30 साल का है, कोई 31 साल का है, कोई 32 साल का है, और अंडर 30 भी के लोग हैं। लेकिन नंबर सबके ज़्यादा हैं तो बाकी 4 पिटिशनर को शायद नहीं कंसीडर किया गया, और उसी इंटरिम एप्लीकेशन में स्टे का प्रावधान था। क्योंकि वो इंटरिम एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती
तो हमें मेंस देने के लिए मिलता, और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनके भी नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में से ज़्यादा हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल जिनके भी, उनको माइग्रेट किया जाता और एग्ज़ाम पे पोस्टपोन होता और स्टे लगता और नया शायद हमें टाइम भी मिलता एग्ज़ाम देने के लिए। बट न्यायालय ने जो भी हमें डिसीज़न दिया है उस डिसीज़न को हम एक्सेप्ट करते हैं, और उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ें। और अब हम एक आगे की रणनीति तय कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि चीज़ें संवैधानिक तौर पे देखी जाए तो हम लोग सही हैं, हम लोग के नंबर ज़्यादा हैं और हम लोग डिज़र्व करते हैं मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और पिछले 7-8 सालों से यही चीज़ प्रोसेस चली आ रही है। इस आवाज़ को कभी किसी ने उठाया नहीं, कभी किसी ने नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया। इवन यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी एग्रीकल्चर में भी नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें थोड़ी ड्रॉबैक हैं। बट हमारे केस में चैलेंज कर दिया गया है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब आगे पॉजिटिव न्यूज़ आए। बट आयोग इतनी हड़बड़ी में है कि 2-3 तारीख को मेंस होता है, उसके पहले ही वो 16 फरवरी को टाइपिंग का डिसीज़न दे देते हैं। मतलब टाइपिंग कराने के लिए मैंने भी लास्ट टाइम आर का मेंस दिया था, तो उसमें टाइपिंग 6 महीने बाद होती है। एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, टाइपिंग अक्टूबर में होता है। उसके पहले भी आर में होता है तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद टाइपिंग होती है। बट ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई है कि टाइपिंग तुरंत का तुरंत कराना है इनको। मतलब 2-3 तारीख को पेपर होता है, 14 दिन के बाद टाइपिंग कराना है। तो कहीं ना कहीं आयोग मनमानी कर रहा है, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आयोग मनमानी कर रहा है, हम लोगों के नंबर ज़्यादा होते हुए भी हम लोग को माइग्रेट नहीं कर रहा है। और चाहे वो यूपीपीएससी का कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, असिस्टेंट इंजीनियर का हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी का हो, और चाहे यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हो। क्योंकि एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, 100% सीटें होती हैं, 27% सीटें ओबीसी के लिए होती हैं, एससी के लिए 21% सीटें होती हैं, 2% एसटी के लिए होती हैं, तो 50% सीटें हो गई एससी एसटी ओबीसी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 10% सीटें ईडब्ल्यूएस होती हैं, उसको भी इन्होंने एक रिजर्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। बचते हैं जनरल में बहुत कम स्टूडेंट, तो उसके बाद जो बचती है 40% सीटें, वो होती है अनरिजर्व सीट है। मतलब वो जनरल कैटेगरी सीट नहीं है, वो अनरिजर्व सीट है। अनरिजर्व का मतलब वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मेरिट वाला स्टूडेंट जाएगा, और उस मेरिट की कट ऑफ हम लोगों से कम गई है। तो उस मेरिट में हम सभी लोग हर एक स्तर पे जाने के लिए एलिजिबल हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, रजत यादव वर्सेस राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया गया है कि एवरी ईच स्टेज पे, चाहे कोई भी स्टेज हो, उस पे आपको माइग्रेट किया जाएगा अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं। ठीक इसी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्याम बी कृष्णा में भी यही चीज़ बोली गई है। और ठीक इसी तरीके से इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर आए हैं, जो इंदिरा साहनीवाद है, सौरभ यादव है, दीपेंद्र यादव है, ये सारे केसेस ऑलरेडी मेंशन हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि चूँकि हमारे पास जितना भी पैसा था, जितना भी हम लोग फंड कलेक्ट कर पाए, हमने अपने लॉयर को दे दिया। मैं आपसे पर्सनली बोलूँ तो हमने अपने लॉयर को 1.5 लाख रुपए दिया है। 1.5 लाख रुपए मिनिमम फीस होती है, हमने फीस दिया है, और हम लोग पूरी लड़ाई लड़े हैं आर में भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। अब चीज़ें क्या हैं कि अब हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग के घर से एक लिमिटेड अमाउंट पैसा आता है, उसी लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, खाना पीना, रहना, दवा, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो लड़का 30 साल का था वो 40 का हो गया, जो 35 का वो 45 का हो गया, जो 25 का था वो 35 का हो गया। बट उसको अपना हक नहीं मिल पाया, उसको अपनी नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो जो भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग अपने आप को जागरूक करें, इस लड़ाई में भाग लें,
और अब हम लोग एक नई रणनीति पे पहुंच गए हैं। वो रणनीति अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। पिछले 3-4 दिनों से मैं डॉक्टर के.एस. चौहान से बात कर रहा था, जिन्होंने रजत यादव वर्सेस राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मसीह के केस में लेकर आए हैं। उन्हीं के डिसीजन के बेसिस पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस श्याम बी कृष्णा का भी डिसीजन आया है। उन्हीं के डिसीजन पे कर्नाटका का भी डिसीजन आया है। उन्हीं के डिसीजन पे हरियाणा में भी रिजल्ट तैयार किया गया, राजस्थान पे भी रिजल्ट तैयार किया गया। चूंकि हम लोगों की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग के लिए न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि केस हमारा लखनऊ में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और हम क्या है, डॉक्टर के.एस. चौहान सर को अपॉइंट कर रहे हैं अपने केस के लिए। चूँकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उनकी फ़ीस मैं बता देता हूँ, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उनकी फ़ीस है, अच्छी खासी फ़ीस है। अब मैं ऑन द स्पॉट पूरा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अच्छा खासा खर्चा आने वाला है और बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 5 लाख रुपए पर हियरिंग का वो फ़ीस लेते हैं। तो मान के चलिए कि 15 से 20 लाख का खर्चा आने वाला है। चूँकि ये लड़ाई पिछले 7-8 सालों से चल रही थी और आयोग पीछे नहीं हट रहा है, चूँकि ये गलत होते हुए भी आयोग आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग डिज़र्व करते हैं ये नौकरी पाने के लिए। बहुत लोगों के माँ बाप के सपना होता है कि मेरा बेटा अधिकारी बने और समाज के लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ करे, मेरे परिवार के लिए कुछ करे, एक सम्मानजनक नौकरी मिले। लेकिन कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग करके रखे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेरे सर क्या कहते हैं कि ये लोगों ने तो केस वापस ले लिया, इन लोगों की तो इतनी हिम्मत है। अरे सर, जाके देखिए केस क्यों वापस लिया गया, और अगले दिन फिर संडे के दिन केस की हेयरिंग होती है। और आज तक, जब तक मैं अपने होश हवास में हूँ, मैंने कभी संडे के दिन यूपीपीएससी आयोग के खिलाफ हेयरिंग होते हुए नहीं देखा है, इतनी इमरजेंसी में। तो आपको अगर मेरे लगन और मेरी मेहनत पे डाउट है तो आप डाउट बनाए रखो। मैं आपके तंज से और आपके जो बिहेवियर है और आपके जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत गलत है। और मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करता है तो उनको डिसलाइक करिए, उनको रिपोर्ट करिए, उनको चैलेंज करिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है स्टूडेंट, वो मेंस में सामाजिक न्याय का एक सब्जेक्ट होता है, उसको लिखता है। सामाजिक न्याय में उन्हीं वर्गों की बात की गई जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको न्याय देने की बात की गई है। सामाजिक न्याय अगर है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बनाया गया है। केंद्र के स्तर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, स्टेट के स्तर पर सामाजिक न्याय का कार्यप्रणाली कही जाती, क्यों की जाती है आप खुद सोचिए। उसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी फालतू की बातें करते हैं। मैं उन लोगों को जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जवाब देना जरूरी था। अब बाकी जो लोग ना साथ दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और हमारी टीम पूरी ताकत से लगी है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर के.एस. चौहान को हम लोग हायर कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उनसे बात हो गई है, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आपको 2 से 3 दिन में केस फाइल होता हुआ नज़र आएगा और हम लोग का केस आगे बढ़ते हुए नज़र आएगा। हमारा एक ही डिमांड है कि RO 2023 के जो मेंस का एग्ज़ाम कराया गया है उसको क्वेश्चन किया जाए, उसको गलत तरीके से कराया गया है, क्योंकि चीज़ें जब सारी चीज़ें फेयर हैं उसके बावजूद भी क्यों एग्ज़ाम कराया गया है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तत्काल प्रभाव से हर राज्य सरकार में अपना लिया जाता है, बट हमारे माननीय आयोग ने नहीं अपनाया। मैंने माननीय CM जी को ज्ञापन दिया है, 3 बार ज्ञापन पहुंचाया गया है, माननीय डिप्टी CM को ज्ञापन पहुंचाया गया है, माननीय जितने भी पक्ष विपक्ष के लीडर हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। उसके बावजूद भी हमारे मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आज अब यूनिटी दिखाने का टाइम आ गया है सभी की सभी स्टूडेंट को, क्योंकि जो UPSC फॉलो करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी फॉलो करे।
ये न्याय नहीं है। बिहार में आप देखोगे, बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ सबसे हाई जाती है क्योंकि वहाँ पे मेरिट वाले स्टूडेंट जाते हैं और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है। बट हमारे यूपी में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हो। और अभी कुछ दिनों में आपको सारे रिजल्ट दिखना चालू होंगे जिनके कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। और शायद यही रीज़न है कि आयोग सबके आंसर की छिपाता है, सबके कट ऑफ छिपाता है, सबके सबके सारी चीज़ें बताने में चूक करता है। हमें आरटीआई के थ्रू कट ऑफ पता चलता है, वो भी 4 से 5 सालों के बाद। और अभी आरओ 2021 का आयोग ने अभी तक ऑफिशियली कट ऑफ किसी को नहीं बताया है और ना ऑफिशियली किसी का स्कोर कार्ड जारी किया है। जो एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2021 को हुआ था और आज की तारीख है 3 फरवरी 2026। तो आप सोच सकते हो कि क्या ये आयोग हमारे साथ न्याय करेगा? नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर के.एस. चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनको हम, वो सीनियर एडवोकेट हैं और वो हम ऑलरेडी इस मुद्दे पे लड़े हैं, वो पूरी बारीकियों को अच्छे से जानते हैं, तो उनको हम अपॉइंट कर रहे हैं। उन पर खर्चा लगभग 15 से 20 लाख का आएगा और आपको अकाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। वो अकाउंट नंबर जो भी होगा मैं आज ही या तो पोस्ट पे डाल दूंगा या तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उस अकाउंट नंबर पे आप सभी को पेमेंट करना है और आपके जो भी सोर्स हैं, जो भी सोर्स है, सपोर्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि अब ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बुरा होगा और जो रनिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बुरा होगा। क्योंकि जो प्रणाली न्याय संगत नहीं है, जो प्रणाली संविधान संगत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। और शायद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो मैं अब अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस टेलीग्राम को भी शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को, यूपी पीसीएस नगरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, तो ताकि बात दूर तक पहुँचे और सभी लोग इस बात से अवेयर हों। मैं एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, मैं ना किसी पार्टी के साथ हूँ, ना किसी जाति धर्म के साथ हूँ, ना किसी के साथ नहीं हूँ। मैं बस अपनी एक न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और उस न्याय की मांग के लिए लड़ रहा हूँ जो संविधान संगत है, बस वो हमें दे दिया जाए। बस मेरी इतनी ही मांग है। और आप शायद मेरी इस पीड़ा को और इस मेरे दर्द को और मेरे जैसे हज़ारों लोगों की पीड़ा को समझ रहे होंगे। तो आपको जल्द आपको अकाउंट नंबर पोस्ट में मेंशन कर दिया जाएगा, टेलीग्राम में मेंशन कर दिया जाएगा और एक वीडियो बना के भी शेयर कर दिया जाएगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं।